नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। यूपी में एसआईआर से जुड़ी बड़ी खबर है। 15 दिनों तक एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। 26 दिसंबर तक यूपी में होगा एसआईआर। यूपी समेत 6 राज्यों में एसआईआर की सीमा बढ़ाई गई है। तमिलनाडु, गुजरात एसआईआर की समय सीमा 3 दिन बढ़ी है, तो वहीं एमपी, छत्तीसगढ़ में एसआईआर की सीमा 7 दिन बढ़ी। अंडमान निकोबार में एसआईआर की अवधि 7 दिन बढ़ाई गई है। तो यूपी में एसआईआर की समय सीमा 15 दिन बढ़ा दी गई है। कल संसद में राहुल गांधी के अमित शाह को ओपन चैलेंज के बाद सियासी पारा हाई हो चुका है। राहुल गांधी ने आज फिर कहा कि उनकी तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ओपन डिबेट के चैलेंज के बाद से अमित शाह दबाव में हैं। वहीं भाजपा का कहना है राहुल गांधी हिट एंड रन खेलते हैं। अपनी बात तो कहते हैं, लेकिन जब सरकार जवाब देने लगती है तो वॉकआउट कर देते हैं। Let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। लोकसभा में राहुल गांधी और अमित शाह के बीच वार पलटवार के बाद सियासी पारा हाई। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार कर कहा कि कल अमित शाह बहुत नर्वस थे। मैंने अमित शाह को सीधी चुनौती दी, जिसके बाद वो दबाव में आ गए। गलत लैंग्वेज यूज की। मेंटली बहुत प्रेशर में है। मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है। वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया था। उन्होंने कहा कि हमारे देश में कुछ परिवार पुश्तैनी वोट चोरी करते हैं। कांग्रेस में नेहरू, इंदिरा, सोनिया ने वोट चोरी की थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि दिन भर नेहरू को दोष देते रहते हैं, जबकि 11 साल से खुद सत्ता में हैं। कब तक 50-60 साल पहले की बातें करती रहेगी? हर चीज में नेहरू जी। हमें लगता है नींद भी आती है रात में कि नहीं आती। रात में भी नेहरू के सपने आते होंगे, इंदिरा गांधी के सपने आते होंगे, राजीव गांधी के सपने आते होंगे, सोनिया गांधी के सपने। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी हिट एंड रन फॉर्मूला अपनाते हैं। पीएम और गृह मंत्री बोलते हैं तो वो वॉकआउट कर देते हैं। यही उनका लोकतंत्र है। ये हिट एंड रन यानी रन एंड हिट वाला ये फार्मूला राहुल गांधी अपनाते हैं। वो कहेंगे 3 बजे आएंगे, 4 बजे लोग सुनेगा। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री बोलेंगे तो वो वॉकआउट करेंगे। यही उनका लोकतंत्र है। वहीं एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह का कहना है कि संसद में अमित शाह राहुल गांधी के सवाल का जवाब नहीं दे पाए। डर की राजनीति करके बिहार और बंगाल में कर रहे हैं, तो कितने बिहार में घुसपैठिया मिले, कितने को डिटेंशन सेंटर में भेजा। तो ये सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिए नहीं। संसद में राहुल गांधी के अमित शाह को दिए चैलेंज पर कांग्रेस और विपक्ष के नेता बीजेपी को घेरने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर हमलावर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वंदे मातरम पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू का जिक्र किया। नड्डा ने कहा कि सांप्रदायिक तत्वों के दबाव में वंदे मातरम को बदलने के लिए नेहरू जिम्मेदार थे, जिसे लेकर विपक्ष ने आपत्ति जताई और हंगामा किया। विपक्ष ने नड्डा पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। बड़े जिम्मेवारी के साथ यह कहना चाहता हूं कि जो सम्मान और जो स्थान वंदे मातरम को मिलना चाहिए था
वो सम्मान और स्थान नहीं मिला और उस समय के देश के शासक उसके लिए जिम्मेवार थे। ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं आपको नेहरू आर्काइव्स 1937 से कुछ चीजें उद्धृत करना चाहता हूं। हमारा यही तो आरोप है कि वंदे मातरम जो भारत की संस्कृति और भारत का इतिहास से जुड़ा हुआ जो हमारी मान्यता थी, उसको उस समय के प्रधानमंत्री सिरे से खारिज कर रहे थे। ये इसका इतिहास है। मैं सारी बात और ये सारे कागज मैं ऑथेंटिकेट करूंगा। लोकसभा में आज उस वक्त हंगामा हो गया जब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने सदन के भीतर ई सिगरेट पी है। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान ये मुद्दा उठाते हुए पूछा, जब देश भर में ई सिगरेट बैन है तो क्या लोकसभा में इसकी अनुमति दी गई है? वहीं स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अगर किसी सांसद की ओर से इस मुद्दे पर लिखित शिकायत आती है तो वो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। पर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई मान्य सदस्य को कोई भी सर टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी मान्य टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर चेक कर नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था सर, सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है। एक मिनट प्लीज। मैं सभी मान्य सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी मान्य सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव में आधी आबादी पर फोकस करने का प्लान बनाया। अखिलेश ने महिलाओं को एक साल के 40,000 रुपए देने का ऐलान किया। 2022 में साल के 36,000 रुपए देने की उन्होंने बात कही थी, जिसको अब 40,000 किया गया। सवाल यही कि अखिलेश का क्यों आधी आबादी पर है फोकस? अखिलेश यादव के इस बड़े ऐलान पर बीजेपी का क्या होगा प्लान, इस रिपोर्ट से समझिए। अखिलेश यादव ने यूपी के 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ही आधी आबादी के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वो यूपी की महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने इससे पहले 2022 के चुनाव में 3,000 रुपए हर महीने और साल में 36,000 रुपए देने की बात की थी, जिसे वो 2027 में 40,000 रुपए करेंगे। तो जो समाजवादियों पे जनता को भरोसा है और जनता को ये विश्वास है, देश की आधी आबादी को भी ये विश्वास है, उत्तर प्रदेश की आधी आबादी को भी विश्वास है कि जब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी इस बात को कह रहे हैं कि वो महिलाओं को 40,000 रुपया महीना देंगे, तो निश्चित रूप से उस वादे को समाजवादी पार्टी पूरा करेगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि महिलाओं ने एसपी के कार्यकाल में वो दौर देखा है जिसे वो कभी भूल नहीं सकती। कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, सरकार तो इनकी बन चुकी है। अखिलेश यादव स्वयं 5 साल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री रहे। उनके पूज्य पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे। और जब उनकी सरकार नहीं होती है, जनता उनको नकार देती है, तो झूठ बोलने का काम करते हैं। फिर चाहे एसआईआर का विषय हो, चाहे निर्वाचन व्यवस्था का विषय हो, चाहे महिलाओं को किसी प्रकार की ऑफर देने का व्यवस्था हो, कोई एजेंडा उनके पास नहीं है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि एसपी इस तरह की घोषणाओं से अपने वोट बैंक में महिलाओं को भारी संख्या में जोड़ना चाहती है। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 3,000 रुपए महीना महिलाओं को देंगे, तो निश्चित तौर पे ये एक जबरदस्त दबाव भारतीय जनता पार्टी पर है, जो रूलिंग पार्टी है उत्तर प्रदेश में। अगर वो 36,000 प्लस 4,000 कह रहे हैं हम ब्याज भी देंगे, तो
अगर 40,000 सालाना देते हैं तो निश्चित तौर पे एक गेम चेंजर घोषणा हो सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने इस वादे को गंभीरता से और ठोस तरीके से जनता के बीच ले जाना होगा उसे। यूपी में विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का ज्यादा वक्त बचा है। ऐसे में महिलाओं को फोकस करने पर सभी दल जुटे हैं। हालांकि एसपी के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि उसके सामने बीजेपी है, जो अखिलेश के सियासी ऐलान पर बड़ी काट खोजने में जुटी है। हालांकि वक्त बताएगा कि ये घोषणा कितना ज्यादा फायदेमंद साबित हुई, लेकिन 40,000 रुपए प्रति साल दिए जाने की घोषणा अपने आप में देश में आधी आबादी के लिए की जाने वाली बड़ी घोषणा समझी जा रही है। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को 8 साल पुराने सेना टिप्पणी के मामले में बड़ी राहत मिली है। रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषमुक्त करार दिया। एमपी एमएलए कोर्ट के जज शोभित बंसल ने कहा कि केस में दिए गए सबूतों के आधार पर आजम खान के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो पाए और इसीलिए उन्हें सभी आरोपों से बरी किया जाता है। ने सारी एविडेंस को देखा तो ये पाया कि ये अपने मुकदमे को प्रूव नहीं कर पाए। आज बरी कर दिया कोर्ट? जी, आज बरी कर दिया। कितने ऐसे मुकदमे रह गए आजम खान के जो मामले अभी चल रहे हैं? अभी तो काफी सारे मुकदमे हैं। एसआईआर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है। सबसे पहले सीएम योगी आजमगढ़ पहुंचे, जहां सीएम ने एसआईआर को लेकर समीक्षा बैठक की। वाराणसी में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर की समीक्षा की है और वाराणसी में सीएम ने काशी के साथ साथ जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया है कि वोटर लिस्ट में एक भी घुसपैठिए का नाम ना हो। राजधानी लखनऊ में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है और उसी क्रम में आलमबाग इलाके में सर्च ऑपरेशन हुआ और रोहिंग्या बांग्लादेशियों की तलाश हुई। आपको बता दें कि सीएम योगी के आदेश पर जगह जगह घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। अवैध रोहिंग्या, बांग्लादेशी या किसी भी देश के अवैध नागरिक जो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, घुसपैठिए के तौर पर हैं, उनकी पहचान करनी है, उनको डिटेंशन सेंटर में भेजना है और फिर उनको उनके देश डिपोर्ट करना है। एक बड़ा अभियान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के निर्देश पर चल रहा है। इस वक्त राजधानी लखनऊ के आलमबाग इलाके की एक बस्ती में ये अभियान चल रहा है। यहाँ पर एक ऐसी बस्ती है जहाँ पर तमाम लोग रह रहे हैं जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं, कबाड़ी का काम करते हैं। कुछ लोग नगर निगम के कुछ ठेकेदारों के साथ एसोसिएटेड हैं और इस तरह के काम ही करते हैं। तो इन लोगों की जितनी भी आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई करने के लिए जो सीनियर अफसरान हैं वो खुद मौके पर मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों के तमाम दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग वही हैं जो आसाम के रहने वाले हैं, कोई बरपेटा का है, ग्वालपाड़ा का है, बोगाई गांव का है और इस तरह के ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह की ड्राइव चल रही, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये हम लोग जो लोग भी बाहर के हैं और झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं उनका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और जो भी इलीगल हैं या जो भी हैं ये उसके पीछे आशा है कि उनको तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए। बाकी अभी हम लोग चेक कर रहे हैं और अभी तक जो कागज़ पाए गए हैं वो सब इंडियन नेशनल्स ही हैं और आसाम के हैं। मऊ में घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन टॉर्च अभियान तेज हो गया है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियां डालकर रह रहे बाहरी लोगों की जांच हो रही है। ऑपरेशन टॉर्च के तहत पुलिस ने लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए। सर्च ऑपरेशन के दौरान कई लोगों के फरार होने की खबर है। पुलिस ने सभी लोगों को परिवार के साथ थाने में आकर सत्यापन करने का आदेश दिया। कोतवाली थाना पुलिस ने ऑपरेशन टॉर्च चलाया। खुशबू बोल रही है, खुशबू बोल रही है। कहाँ घर है आपका? बिहार में कहाँ? मुजफ्फरपुर सीवर जिला है। सीवर?
मुजफ्फरपुर जिला है कि सीवर है? सीवर जिला है। सीवर की रहने वाली हो? ये आपकी बहन यहाँ कैसे रहती है? ये आपकी बहन है? अरे बहन है आपकी, क्या लगती है? मेरे मामू की लड़की है। मामू की लड़की है। इनका घर कहाँ है? ये उनका घर भी वही शिवर जिला। शिवर जिला में है। बहराइच हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में आज सजा का ऐलान होगा। कोर्ट ने इस मामले में 10 आरोपियों को दोषी करार दिया। बता दें कि पिछले साल 13 अक्टूबर को महाराजगंज बाजार में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव हुआ और फायरिंग में एक युवक की मौत हुई। 25 लोग इस मामले में घायल हुए थे और इस केस में 13 महीने 26 दिन तक ट्रायल चला। आज एडीजे फर्स्ट सजा सुनाएंगे और इसमें कुल 13 आरोपी थे, जिनमें 3 बरी हो चुके हैं। कोर्ट के फैसले के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस और पीएसी सड़कों पर मार्च कर रही है। तो कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस सड़कों पर मार्च कर रही है। भगवा झंडा लगाने के दौरान रामगोपाल पर गोली चली और फायरिंग के बाद बहराइच में हिंसा भड़क गई। कई जगह आगजनी पथराव हुआ, जिसमें गोली लगने से रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई। आज इस मामले में दोषियों को कोर्ट सजा सुनाएगी। मामले में कुल 10 दोषी हैं, 3 पहले बरी हो चुके हैं। रामगोपाल को एक इमारत में भगवा झंडा लगाने की कोशिश के दौरान उस पर गोली चली और उसकी मौत हो गई। फायरिंग के बाद बहराइच में हिंसा भड़क गई। बहराइच के महाराजगंज में हिंसा कैसे शुरू हुई, आप भी सुनिए चश्मदीदों की जुबानी। जी, घटना के वक्त आप वहाँ थे? मौजूद थे, उसी ट्राली के पास खड़े थे। हाँ। इन लोगों ने पहले बाजे की लीड निकाल ली, इसके बाद रोड़ा डंडा चलाया। वो लड़का छत पर चला गया, झंडा उखाड़ा, वहीं गोली मारी गई उसके, और गोली मारी गई। इसके बाद वो घर में खींच ले गए। अच्छा। और उस समय दरोगा जो हमारे यहाँ के थे वो निकल गए थे महाराजगंज के बाहर, वहाँ फोर्स कोई नहीं थी। अच्छा। जो सिपाही थे वो घर में घुस गए थे दूसरे के, और गोली मार दी गई। इसके बाद जब दरोगा जी आए हैं तो वो लाश निकाली गई है, उसको बाहर ले गए हैं बहराइच। और वहाँ गाड़ी भी कोई नहीं मौजूद कराई गई, तो अपाची मोटरसाइकिल पर बिठा करके उनको ले गए किसी प्रकार से, तो हम मृतक घोषित कर दिया गया उसको। घटना कैसे शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई? शुरू ये हुई जब मूर्तियाँ पहुँची बैंक इलाहाबाद के सामने अब्दुल हमीद के घर के पास, तो उनके लड़कों ने वो बाजे की लीड निकाल ली। जब लीड निकाल ली तो इधर वालों ने उनसे कहा ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने ईंटा और हत्था चला दिया। इसके बाद वो लड़का चढ़ गया छत पे झंडा उखाड़ने, और झंडा उखाड़ने वक्त उसकी गोली लग गई, गोली मार दिया अब्दुल हमीद के लड़कों ने। अच्छा। इसके बाद उसकी लाश घर में खींच ले गए, कूटे उसको, आखून नाखून नोच ले। कितने लोग उसमें टोटल हुए थे? अरे उसमें 20-25 लोग टोटल हो गए थे। हम लोग हाथ टूटा हुआ है हम लोगों का, देखिए। और बरेली से खबर है, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर का बयान सामने आया। विपक्ष पर मंत्री जेपीएस राठौर का हमला। घुसपैठियों को खुश करना चाहता है विपक्ष की हर चाल को बीजेपी नाकाम करेगी। वर्ग को खुश करना चाहते हैं, जो लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं और घुसपैठ करके यहाँ पर पहुँच गए हैं, और इन्होंने किसी तरीके से अपना वोट भी बनवा लिया है, और ये लोग चाहते हैं कि स्थायी रूप से ऐसे घुसपैठिए इस देश में घुसे रहें और उनको वोट करते रहें। क्या कोई घुसपैठिया तय करेगा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन हो? क्या कोई घुसपैठिया तय करेगा इस प्रदेश में, इस देश में प्रधानमंत्री कौन हो? हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, और विपक्ष की हर चाल को नाकामयाब करने का संकल्प हमने लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। गढ़वाल लोकसभा में 13 दिसंबर को सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत होगी और इसका उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने बताया कि 13 से 25 दिसंबर तक चलने वाले इस खेल महोत्सव के लिए 13,000 से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया, और इस महोत्सव में फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी जैसे खेलों के साथ पहली बार पिट्ठू खेल का भी आयोजन होगा। गढ़वाल लोकसभा के अलग अलग हिस्सों में खेल कार्यक्रम होंगे। सांसद बलूनी का कहना है कि इसमें जो भी प्रतिभाएं निकलेंगी उन्हें आगे बढ़ाने के लिए भरपूर मदद दी जाएगी। कि गढ़वाल लोकसभा में आने वाली 13 तारीख को जो सांसद खेल महोत्सव उसका उद्घाटन होने वाला है, और ये बड़े गर्व की बात है कि खेलों का उद्घाटन करने देश के खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया भी
पौड़ी आ रहे हैं परसों। हम लोग पूरा बहुत बड़ी संख्या में लोगों की एंट्रीज आई है। गढ़वाल लोकसभा में 13,000 से अधिक हमारे युवाओं ने खेलों के लिए भागीदारी के लिए आवेदन किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि 13 तारीख से 25 तारीख तक पूरे गढ़वाल लोकसभा के खेल होंगे और इसमें फुटबॉल होगा, इसमें बैडमिंटन होगा, इसमें कबड्डी होगा, इसमें पिट्ठू भी हमने वहां पर स्थानीय स्तर पर रखा है। और जो प्रतिभाएं निकलेंगी, जो प्रतिभाएं ऐसा लगता है कि खेलों में आगे जा सकती है, हम तैयारी कर रहे हैं कि ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको चिन्हित भी करेंगे, उनको देश की अच्छी ट्रेनिंग मिल सके, वो देश में विदेशों में गढ़वाल लोकसभा का नाम रोशन कर सके, इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने आज उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन से बात की। अनिल बलूनी ने बताया कि उन्होंने फोन पर मुख्य सचिव से बात की और गढ़वाल लोकसभा में जंगलों में स्थित खत्ते और वन ग्रामों को लेकर बातचीत की। अनिल बलूनी ने यह भी कहा कि खासतौर पर रामनगर के वन ग्रामों को लेकर बात हुई है। इस पर उन्होंने मुख्य सचिव से डिटेल रिपोर्ट को कहा है। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव से पूछा है उन्होंने कि इन वन ग्रामों को राजस्व करने, यहाँ मूलभूत सुविधाएं जुटाने का क्या काम हो रहा है, ये भी बताएं। बलूनी ने कहा कि वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे और यहाँ के लोगों को भी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। आज मैंने उत्तराखंड के मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी से बात की है और जो मेरी लोकसभा का क्षेत्र है, विशेषकर जो रामनगर का विधानसभा का क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जंगलों में जो हमारे कई सारे खत्ते हैं और कई वन ग्राम हैं। तो मैंने उनसे कहा है कि मुझे वन ग्रामों के बारे में आगे क्या कार्यक्रम है, किस तरह की प्लानिंग है वन ग्रामों को राजस्व ग्राम करने के लिए, उससे मुझे अवगत कराएं। ममता बनर्जी का अमित शाह पर आपत्तिजनक बयान। देश के गृह मंत्री खतरनाक हैं, ये कहा ममता बनर्जी ने। अमित शाह की आंखें डरावनी लगती हैं, ये कह रही हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। देश के गृह मंत्री खतरनाक हैं, ममता बनर्जी ने बयान दिया अमित शाह को लेकर और कहा कि अमित शाह की आंखें डरावनी लगती हैं। अमित शाह की एक आंख में दुर्योधन दिखता है, अमित शाह की दूसरी आंख में दुशासन दिखता है। এখানে একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন, তিনি করতে পারেন না এমন কোনো কাজ নেই। তার দু চোখ দেখলেই মনে হয় ভয়ঙ্কর দুর্যোগের বার্তা, দুরভিসন্ধি। এক চোখে তার দুর্যোধন আর এক চোখে তার দুঃশাসন। তিনি বলে দেয় এদের সব বাংলাদেশি বলে বাদ দিয়ে দাও, এদের রোহিঙ্গা বলে বাদ দিয়ে দাও।